तो हेलो बच्चा पार्टी, मैं लेके आ गया हूँ आपके लिए नेक्स्ट सेशन ऑफ योर चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल। तो आई होप आप सब तैयार होंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट सेशन के लिए। तो फिर फुल ऑफ जोश एंड एंथुसियाज्म लेट गेट स्टार्टेड विद द सेशन ऑफ योर चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इस सेशन में जो हम लोग टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो टॉपिक है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, तो मतलब कि हमने जो प्रीवियस सेशन में बात छोड़ी थी कि दो साइंटिस्ट के नाम आए थे, एक तो थे लेवोसियर और दूसरे थे जोसेफ प्राउस्ट। उन्होंने भी हमने बात की थी कि एटम्स के बारे में क्या बताया, कुछ ना कुछ एक इंपॉर्टेंट लॉज दिए हैं, है ना। तो इस सेशन में हम लोग क्या करेंगे, वो सारे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। तो लेट गेट स्टार्टेड विद द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, तो देखो जो फर्स्ट लॉ है हमारा वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, तो जो वहां पर फर्स्ट साइंटिस्ट हमने बात करी थी जो थे लेवोसियर ने हमें ये वाला लॉ दिया था। लेवोसियर जो साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर थे, उन्होंने हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था। और जो नेक्स्ट साइंटिस्ट जिनकी हमने बात करी थी जो कि थी जोसेफ प्राउस्ट, उन्होंने हमें जो सेकंड वाला लॉ जो कि है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ये वाला लॉ प्रपोज किया था। ये किसने प्रपोज किया था, जोसेफ प्राउस्ट ने प्रपोज किया था। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों लॉ को यहां पर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट उससे पहले मैं आपको बेसिकली एटम्स का, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूं, जिससे कि क्या होगा, आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा और आपको ये लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी तरह से क्या आ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन की, तो सबसे पहले डू यू नो व्हाट इज केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एक केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल चेंज, है ना। तो अगर हम बात करते हैं केमिकल कॉम्बिनेशन की, तो केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, या फिर यू कैन से अ केमिकल चेंज, है ना, केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और एटम्स का कंबाइन होना, है ना। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि एटम सिंगल स्टेट में तो रहना नहीं चाहते, हमेशा क्या चाहते हैं, कंबाइन फॉर्म में रहे। तो एटम्स का कंबाइन होना क्या होता है, एक केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। मतलब कि एटम्स का कंबाइन होना एक केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि लेट करते हैं, अगर हमारे पास दो एटम्स हैं, अगर वो दो एटम्स क्या करेंगे, आपस में कंबाइन करेंगे, तो ये एक क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन है। ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना, तो ये क्या होगा, एक केमिकल रिएक्शन होगा, है ना, केमिकल रिएक्शन होगा। तो मतलब कि केमिकल कॉम्बिनेशन ये वर्ड शो कर रहा है कि एटम्स का कंबाइन होना, एटम्स का जुड़ना एक केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अब देखो हमारे पास दो क्या है, ग्लास हैं। ठीक है, टू ग्लास है हमारे पास और दोनों ग्लास में क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। इस वाले ग्लास में भी वाटर है और इस वाले ग्लास में भी वाटर है ना। अब इन दोनों ग्लास में क्या पड़ा हुआ है, वाटर पड़ा हुआ है, दोनों के अंदर ही वाटर पड़ा हुआ है। इसमें भी वाटर है और इसमें भी वाटर है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हम क्या करते हैं, इस वाटर में ऐड कर देते हैं सम सॉल्ट और इस वाले वाटर में ऐड कर रहे हैं हम लोग कुछ शुगर पार्टिकल्स, है ना। यहां पे हम लोग क्या ऐड करते हैं, क्या, कुछ शुगर पार्टिकल्स। तो क्या ये एक केमिकल कॉम्बिनेशन है, क्या ये एक केमिकल रिएक्शन है? तो आंसर है बिल्कुल नो, नहीं, ये कोई केमिकल कॉम्बिनेशन या कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। मतलब कि सॉल्ट का पानी में मिलेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट वाटर बनेगा। शुगर पानी में मिलेगा तो क्या बनेगा, मीठा पानी, है ना, शुगर सॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा। और ये कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इन दोनों के मिलने से, मतलब सॉल्ट के वाटर में मिलने से और शुगर के पानी में मिलने से हमें कोई नई चीज का तो फॉर्मेशन हुआ नहीं। तो मतलब ये एक केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन नहीं है। बट एटम्स का जुड़ना तो केमिकल रिएक्शन है। तो अगर हम इसको समझे तो देखो, हाँ जी, अगर हम एटम्स का जुड़ना तो एक केमिकल रिएक्शन है, अगर हम उसको समझे तो देखो मेरे पास क्या है, एसिड है और मेरे पास क्या है, बेस है। अगर हम एसिड और बेस को ऐड कर दें, एसिड और बेस को आपस में क्या कर दें, मिला दें, तो क्या बनकर आता है, सॉल्ट और वाटर बनकर आता है, सॉल्ट और वाटर बन के आता है ना। तो मतलब कि एसिड और बेस का ऐड होना एक नई चीज की फॉर्मेशन कर रहा है, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है। मतलब ये एक केमिकल रिएक्शन है। यस, दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। यस, ये एक केमिकल रिएक्शन है, मतलब एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल कॉम्बिनेशन है ना, केमिकल रिएक्शन या एक केमिकल कॉम्बिनेशन है ना। तो मतलब कि यहां से हमें क्लियर हो रहा है कि एटम्स का जुड़ना एक केमिकल रिएक्शन या केमिकल कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ओके, अब हम बात करते हैं इस लॉ की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। तो देखिए अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोल रहा है कि
according to the law of conservation of mass states that mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction। मतलब जब भी एक केमिकल रिएक्शन होगा ना तो मास का ना तो क्रिएशन होगा ना ही मास डिस्ट्रॉय होगा। आपने इनिशियली जो मास ले रखा है रिएक्शन होने के बाद भी सिमिलर मास ही क्या रहेगा, पड़ा रहेगा, ना तो वो डिस्ट्रॉय हुआ ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एंड ना ही वो मास क्या होगा एक केमिकल रिएक्शन के दौरान खत्म होगा। वो तो जितना था इनिशियली फाइनली उतना ही पड़ा रहेगा, है ना। ये है, यही लॉ हमें किसने दिया था, लेवोसियर ने दिया था, लेवोसियर ने दिया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, अभी मैं आपको क्लियरली वो करता हूं कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट एंड कंपाउंड के बीच का डिफरेंस या कैसे आप कब कौन सा वर्ड यूज करते हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपको पता होना चाहिए हमने कब मॉलिक्यूल वर्ड यूज करना है, कब एलिमेंट, कब कंपाउंड, वो समझाता हूं। देखो एटम है, जब आपस में एटम्स कंबाइन होते हैं तो क्या फॉर्म होता है, मॉलिक्यूल फॉर्म होता है। अब मॉलिक्यूल भी क्या होता है, दो तरह का होता है, एक तो मॉलिक्यूल होता है एलिमेंट और एक मॉलिक्यूल होता है कंपाउंड। ठीक है, एक मॉलिक्यूल होता है कंपाउंड। तो एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, ये बात तो हमें समझ आ गई कि जब एटम्स ने कंबाइन किया, एक केमिकल रिएक्शन हुई तो हमें क्या मिला, मॉलिक्यूल मिलके आया। अब कोई मॉलिक्यूल तो एलिमेंट्स होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स कंपाउंड होते हैं। इसका क्या मतलब है, देखो जब मॉलिक्यूल जो बना है उसमें क्या है, सेम टाइप के एटम है, सेम टाइप के एटम से मिलकर मॉलिक्यूल बना और वही मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन हो रहे हैं सिमिलर टाइप के ही, तो एलिमेंट का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि हाइड्रोजन एलिमेंट होता है ना। हाइड्रोजन एलिमेंट मतलब कि क्या था, बहुत सारे हाइड्रोजन के एटम्स थे, उन्होंने हाइड्रोजन के एटम्स ने कंबाइन किया, मॉलिक्यूल बना और बहुत सारे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए तो हाइड्रोजन एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ। बट कंपाउंड क्या है, कंपाउंड मतलब जैसे कि CO2 है ना। CO2 क्या है, एक अगर हम CO2 का मॉलिक्यूल ले तो एक CO2 के मॉलिक्यूल में क्या है, एक कार्बन का एटम है और दो ऑक्सीजन के एटम है ना। एक कार्बन एटम प्लस में एक दो ऑक्सीजन के एटम्स है ना, से मिलकर क्या बनता है, एक CO2 का मॉलिक्यूल बनता है ना। यही तो है कि जब हमारा एक कार्बन का एटम और दो ऑक्सीजन के एटम कंबाइन हो जाए तो एक CO2 का मॉलिक्यूल क्रिएट हो जाता है। और ऐसे ही CO2 के मॉलिक्यूल जब आपस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाएं तो हम उसको CO2 का कंपाउंड बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट और कंपाउंड इन चारों वर्ड के बारे में डिटेल में समझ आ गया होगा कि कब मॉलिक्यूल वर्ड यूज करना है, कब एलिमेंट और कब कंपाउंड। तो आई थिंक अभी आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, कभी एलिमेंट बोलेंगे तो हम कभी एटम तो कभी मॉलिक्यूल। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एटम, मॉलिक्यूल कैसे बनता है, एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। आई थॉट आपको ये पूरा क्या है डिटेल में आपको क्लियर हो रखा होगा। चलो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की अगर हम डिटेल में डिस्कशन करें तो ये मास यही कहता है कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान ना तो मास क्रिएट होता ना ही मास डिस्ट्रॉय होता। इनिशियली जो मास लिया है मास रिएक्शन के बाद भी उतना ही बना रहता है। ये बात लेवोसियर ने कह तो दी, पर आप बताओ जब भी कोई बात कोई फिलोसोफर या कोई साइंटिस्ट प्रपोज करता है तो अदर साइंटिस्ट उसका क्या करते हैं, अपोज डेफिनेटली करते हैं। वो कहते हैं आपने ये बात बोल तो दी, क्या आपके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा है जो आपकी बात को क्लियरली क्या कर सके, जस्टिफाई कर सके कि हाँ ऐसा होता है। मास तो सेम ही रहता है इनिशियली एंड फाइनली आफ्टर द रिएक्शन। तो उन्होंने क्या किया, लेवोसियर ने एक क्या दिया, हमें एक्सपेरिमेंट दिया। वो एक्सपेरिमेंट देखते हैं। ओके, ये वाला एक्सपेरिमेंट जो था लेवोसियर ने प्रूव क्या करा, परफॉर्म किया एंड शो किया कि यस जो मैंने ये थ्योरी दी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये क्लियरली क्या है, जस्टिफाइड है। कैसे, उन्होंने क्या लिया, ये एक क्या लिया, कॉनिकल फ्लास्क लिया। कॉनिकल फ्लास्क में क्या लिया, सॉल्यूशन ऑफ Y लिया और दिस इज एन इग्निशन ट्यूब, स्मॉल इग्निशन ट्यूब, इसमें लिया सॉल्यूशन ऑफ X। अगर हम बात करें X और Y क्या होगा, तो देखो जो X होगा वो होगा हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होगा। और जो हमारा Y होगा वो क्या होगा, दैट इज अ सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन होगा, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन होगा, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। और ये दोनों ही सॉल्यूशन जो लिए गए हैं X और Y में, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एंड सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन, ये दोनों ही सॉल्यूशन कितने हैं, 5% सॉल्यूशन है। दोनों सॉल्यूशन कितने हैं, 5% सॉल्यूशन। 5% सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, 5% सॉल्यूशन का मतलब है 5 ग्राम कॉपर सल्फेट 100 ml वाटर में प्रेजेंट है और मतलब 5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 100 ml में वाटर में प्रेजेंट है। दोनों ही कितने हैं, 5% सॉल्यूशन लिए हुए हैं, है ना। तो मतलब 5% का क्लियर है ना, मतलब 5 ग्राम इन 100 ml, है ना।
5 ग्राम इन 100 ml क्या रिप्रेजेंट करता है? 5% को रिप्रेजेंट करता है। हमने दोनों सॉल्यूशंस कितने लिए हैं? 5% लिए हैं। तो देखो मतलब यहाँ पर जो कॉनिकल फ्लास्क के अंदर सॉल्यूशन है वो Y का है, सोडियम कार्बोनेट का है, और यहाँ पर इग्निशन ट्यूब में 5% सॉल्यूशन किसका प्रेजेंट है? X का, मतलब कि कॉपर सल्फेट का प्रेजेंट है। और ऊपर क्या है? कॉर्क लगाया हुआ है, और ये थ्रेड जिससे ये स्मॉल इग्निशन ट्यूब होल्ड की हुई है, दैट इज थ्रेड को क्या रखा गया है? काफी टाइटली हेल्ड किया हुआ है। उसके बाद क्या किया उन्होंने? इस कॉर्क को क्या कर दिया? थोड़ा सा लूज अप कर दिया, और कॉर्क को लूज अप करने से क्या हुआ? ये थ्रेड नीचे आ गई, और ये वाली ट्यूब कंप्लीटली इस सॉल्यूशन ऑफ वाई में क्या कर गई? डिप कर गई। तो अब क्या हुआ? जब ये स्मॉल इग्निशन ट्यूब तो कंप्लीटली है ना, थोरोली क्या कर गई? इस सॉल्यूशन ऑफ वाई में क्या कर गई? डिप कर गई। तो एक्स और वाई का क्या हो गया? रिएक्शन हो गया। रिएक्शन होकर क्या बना देखते हैं? तो हमारा क्या हुआ? कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट का रिएक्शन हुआ, मतलब कि कॉपर सल्फेट प्लस में सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का एंड कॉपर सल्फेट का क्या हो गया? रिएक्शन हो गया। तो रिएक्शन होकर क्या बन के आया? रिएक्शन होकर बन के क्या आया? वो बहुत ही इजी है। कॉपर के साथ कार्बोनेट को चिपकाओ, सोडियम के साथ सल्फेट को चिपकाओ, क्या बनेगा? कॉपर कार्बोनेट बना, प्लस में सोडियम सल्फेट बना, है ना। तो उन्होंने क्या किया? इस पूरे के पूरे इग्निशन ट्यूब को और कॉनिकल फ्लास्क, ये पूरे के पूरे जो क्या है हमारा अपैरेटस है, दैट इज अ कॉनिकल फ्लास्क, इस पूरे के पूरे कॉनिकल फ्लास्क को क्या करा? एक वेइंग मशीन पर पुट अप किया, है ना। किस पे रखा? एक वेइंग मशीन पर रखा, वेइंग मशीन पर। तो उन्होंने क्या देखा कि इनिशियली मास जो था, जो वेइंग मशीन ने मास शो अप किया, दैट इज कैपिटल एक्स ग्राम। लेट कर लेते हैं, इनिशियली तो यही चीजें प्रेजेंट थी ना, इनिशियली तो ये दोनों चीजें प्रेजेंट थी। तो यहां पर जो मास बना वो कैपिटल एक्स ग्राम बना, है ना। मास कितना बना? कैपिटल एक्स ग्राम। ओके, कैपिटल एक्स ग्राम बना। उसके बाद जब ये ट्यूब इस सोल्यूशन ऑफ वाई में कंप्लीटली डिप अप हो गई, तो रिएक्शन हो गई और ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होकर आ गया। अब दोबारा से जब इसको वेइंग मशीन पे रखा गया, एंड डू यू नो व्हाट वन थिंग, कि इवन आफ्टर द रिएक्शन द जो वेइंग मशीन ने मास शो किया वो कितना था? कैपिटल एक्स ग्राम ही था। मतलब कि कोई डिफरेंस मास में आया ही नहीं, रिएक्शन होने से पहले इस फेज में, और रिएक्शन होने के बाद जब ये ट्यूब इसमें गिर गई, डिप हो गई वाई में, इवन आफ्टर रिएक्शन देयर इज नो चेंज इन मास। तो ये क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई नहीं करता कि रिएक्शन होने से पहले और रिएक्शन होने के बाद मास में कोई डिफरेंस नहीं आया? तो मतलब इन अ रिएक्शन या ड्यूरिंग अ रिएक्शन द मास कैन नेवर बी क्रिएटेड एंड नेवर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो वो क्रिएट किया जा सकता, ना ही वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता। तो आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ओके, नेक्स्ट है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, है ना। तो जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे, प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट, इट इज अ पिक्चर ऑफ जोसेफ प्राउस्ट, है ना। जोसेफ प्राउस्ट, उन्होंने लॉ दिया था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? लेट अस सी। सो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, दिस लेड टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन व्हिच इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। मतलब कि हम लोग क्या कहते हैं? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन का भी नाम देते हैं। क्या ये लॉ बोलता क्या है? दिस लॉ वाज स्टेटेड बाय प्राउस्ट एज इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो उन्होंने कहा था इस अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के एक केमिकल सब्सटेंस में ना, एक केमिकल सब्सटेंस में जो एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं वो हमेशा एक डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास, मतलब कि एक पर्टिकुलर कंपोजिशन, फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास में प्रेजेंट रहते हैं। मतलब कि अगर इसको डिटेल में समझे तो आप कोई केमिकल सब्सटेंस ले लो। फॉर एग्जांपल हम लोग केमिकल सब्सटेंस ले लेते हैं, सिंपलेस्ट वन वाटर ले लो, आप अमोनिया भी ले सकते हो, है ना, आप अदर एक CO2 भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। हम एक केमिकल सब्सटेंस ले लेते हैं वाटर, है ना। अगर हम वाटर की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? हमने ले लिया वाटर एज अ कंपाउंड, है ना। तो वाटर कंपाउंड में क्या होंगे? दो वाटर कंपाउंड में, है ना, आई एम यूजिंग द वर्ड कंपाउंड। तो वाटर कंपाउंड में क्या होंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट होंगे। मतलब इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट होगा और ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट होगा, है ना।
ऑक्सीजन एलिमेंट होगा और हाइड्रोजन एलिमेंट होगा। तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही बोलता है कि एक केमिकल सब्सटेंस के बनने में जो आप डिफरेंट एलिमेंट यूज कर रहे हो वो क्या रहते हैं, एक फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास में प्रेजेंट रहते हैं। तो मतलब यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी वाटर के फॉर्मेशन में क्या रहेंगे, एक फिक्स्ड कंपोजिशन में प्रेजेंट रहेंगे। अब वो फिक्स्ड कंपोजिशन कितनी है जरा निकालने की कोशिश करते हैं। उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक वाटर के मॉलिक्यूल से जाके मिलते हैं, उससे बातें करते हैं और फिर यहां पर वापिस आते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हैं, है ना, एक वाटर मॉलिक्यूल ले लें हम। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में क्या रहेगा, हाइड्रोजन एटम रहेगा। कितना हाइड्रोजन एटम रहेगा, 2 हाइड्रोजन एटम रहेगा और 1 उसमें क्या रहेगा, ऑक्सीजन एटम रहेगा। ठीक है ना, हम वाटर के एक मॉलिक्यूल से जाके बातें करते हैं पहले। तो उसमें 2 हाइड्रोजन एटम होंगे, एक 1 ऑक्सीजन एटम होगा। हमें पता है हमारे हाइड्रोजन के लिए क्या यूज करते हैं, मास। हाइड्रोजन के लिए हम 1U मास यूज करेंगे, है ना, 1U मतलब यूनिफाइड मास। तो 2 हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 2U और ऑक्सीजन का मास होगा 16U, है ना। तो अगर हम लोग देखें तो 2 हाइड्रोजन एटम्स का मास आया है 2U एंड 1 ऑक्सीजन एटम का मास आया है 16U। हमें क्या करना है, रेशियो देखना है बाय मास, हमें कंपोजिशन बाय मास निकालना है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, रेशियो क्रिएट करते हैं, हाइड्रोजन बाय ऑक्सीजन का रेशियो क्रिएट करें। तो सी यहां के बाद यहां पर स्लाइड है, यहां पर मैं शो कर रहा हूं, ओके। तो अगर हम हाइड्रोजन बाय ऑक्सीजन करते हैं क्या आएगा मास का, दिस इज 2U अपॉन में दिस इज 16U, है ना। U से U कैंसिल, और मैथमेटिक्स थोड़ी बहुत तो आपको आती होगी। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 8, तो मतलब कितना आ जाएगा 1:8। तो हाइड्रोजन और रेशियो ऑक्सीजन कितना आया 1:8। मतलब कि जब भी वाटर का एक मॉलिक्यूल क्रिएट हुआ तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम 1:8 बाई मास, यहाँ लिख लो बाई मास, है ना, बाई मास में कंबाइन हुए और एक वाटर का मॉलिक्यूल बना। तो मतलब यहां पर हाइड्रोजन H2O कंपाउंड बनाने में भी हाइड्रोजन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन एलिमेंट किस में रहे होंगे, 1:8 में कंबाइन हो गए होंगे। तो हमें समझ आ गया कि जब भी एक केमिकल सब्सटेंस बनता है लाइक H2O या अदर केमिकल सब्सटेंस, तो उसमें प्रेजेंट एलिमेंट जो कंबाइन होते हैं वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास या एक फिक्स्ड कंपोजिशन बाय मास में क्या रहते हैं, कंबाइन होते हैं, तभी वो केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो पाता है। दिस कैन बी वेरी मच क्लियर विद सम एग्जांपल्स। देखते हैं, ओके पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल क्या बोल रहा है, इन अ कंपाउंड सच एज वाटर द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन इज ऑलवेज 1:8 व्हाटएवर द सोर्स ऑफ वाटर। मतलब आप पानी कहीं से भी ले आओ, आप ओशियन से ले आओ, आप लेक्स से ले आओ, है ना, आप पानी को कहीं से भी ले आओ, ओशियन से ले आओ, लेक्स से ले आओ, रिवर से, पॉन्ड से, या अपनी गली के साइड में चलते हुए नाली से पानी उठा लो, या सन या फिर मून पे जाके पानी उठा लो, है ना, कहीं से भी पानी लेके आ जाओ, जहां पे भी आपको पानी मिले कहीं का भी उठा लाओ। उस कोई भी सोर्स रहे वाटर का, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो एलिमेंट कंबाइन रहे होंगे ना, वो 1:8 बाई मास में ही रहे होंगे। तो पहला एग्जाम्पल यही बोलता है कि जब भी वाटर कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, चाहे वो वाटर कहीं से भी लाया गया हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट क्या रहेंगे, 1:8 बाई मास में ही कंबाइन हुए होंगे, तभी उस वाटर का कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ होगा, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें, if 9 gram of water is decomposed 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen are obtained, है ना। मतलब इसी एग्जाम्पल का वाइस वर्सा है सेकंड एग्जाम्पल, वो शो कर रहा है, कह रहा है कि अगर 9 ग्राम वाटर ले लेना और उस 9 ग्राम वाटर को क्या करें, डिकम्पोज करने पर जाएं, तो 1 ग्राम तो हाइड्रोजन बनकर आता है एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन बन के आता है। तो क्लियरली ये एग्जाम्पल भी शो करता है कि 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम 1 ग्राम हाइड्रोजन एंड 8 ग्राम ऑक्सीजन कंस्टिट्यूट 9 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। लेट अस मूव विद द थर्ड एग्जांपल। यहां पे अमोनिया की बात की गई है, अमोनिया दैट इज NH3, है ना। इन अमोनिया नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द रेशियो 14:3 बाय मास व्हाटएवर द मेथड और द सोर्स फ्रॉम विच इट इज ऑब्टेन्ड। इट मींस कि आप अमोनिया को किसी भी सोर्स या किसी भी मेथड से लेकर आ जाओ, जब भी अमोनिया में जो 2 एलिमेंट होंगे, अमोनिया कंपाउंड की फॉर्मेशन में जो 2 एलिमेंट होंगे, नाइट्रोजन एलिमेंट एंड हाइड्रोजन एलिमेंट, उनका रेशियो बाई मास हमेशा क्या रहता है, 14:3 रहता है। मतलब कि अगर आपने अमोनिया को 17 ग्राम प्रिपेयर करना है ना, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 3 ग्राम ऑफ 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन सॉरी एंड 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। जब 14 ग्राम नाइट्रोजन प्लस में 3 ग्राम हाइड्रोजन कंबाइन होंगे,
then you get a 17 gram ammonia. Okay, the third example is very much clear. I thought law of constant proportion is clear from this. अब हम करेंगे इस पे 2-3 questions जो कि you can see in your exam most probably. Okay, so let's move with question number 1. Question number 1 क्या बोल रहा है? Question number 1 बोल रहा है in a reaction 5.3 gram of sodium carbonate reacted with 6 gram of ethanoic acid, the products were 2.2 gram CO2, 0.9 gram water and 8.2 gram of sodium ethonate. हमें शो करना है ये ऑब्जर्वेशन आर इन एग्रीमेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मतलब ये रिएक्शन जो आपको दे रखी है इसमें जो डाटा प्रोवाइडेड है क्वेश्चन में वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्लियरली जस्टिफाई करता है. कैसे? देखो सॉल्यूशन देखते हैं इसका. सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास, सोडियम कार्बोनेट प्लस में इथेनॉइक एसिड गिव्स यू क्या दे रहा है? सोडियम इथोनेट दे रहा है एंड CO2 दे रहा है, प्लस में वाटर भी दे रहा है. मतलब हमारे पास आएगा सोडियम इथोनेट प्लस में CO2 प्लस में वाटर, है ना. तो कितना कितना मास दिया हुआ है देखो, 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट. मतलब सोडियम कार्बोनेट हमारे पास है 5.3 ग्राम, है ना. 5.3 ग्राम है हमारे पास सोडियम कार्बोनेट, 5.3. इथेनॉइक एसिड कितना दिया हुआ है? 6 ग्राम. सोडियम इथोनेट कितना दिया हुआ है? सोडियम इथोनेट 8.2 ग्राम प्लस में वाटर इज 0.9 ग्राम एंड CO2 इज 2.2 ग्राम, है ना. सारे डाटा हम लोगों ने क्या लिख लिए. अब हम क्या करते हैं, अगर इन दोनों का सम अप करें बनेगा 11.3 ग्राम और आप इन तीनों को सम करोगे बनेगा 11.3 ग्राम, है ना. 11.3 ग्राम और 11.3 ग्राम. तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्लियरली जस्टिफाई कर रहा है कि रिएक्शन हुई, यहां से रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, इवन दो जो मास था 11.3 वो तो 11.3 ही बना रह गया, मास में कोई भी चेंज नहीं आया, है ना. तो दिस एग्जाम्पल विल क्लियरली क्या जस्टिफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो 1:8 by mass to form water. The mass, what mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 gram of hydrogen gas, है ना. मतलब कि हाइड्रोजन मतलब H2 का जब फॉर्मेशन होता है तो उसमें हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो एलिमेंट कंबाइन होते हैं वो 1:8 बाई मास में कंबाइन होते हैं, है ना. तो क्वेश्चन में आपको कह रहा है वो कि अगर हमारे पास कितना ग्राम वाटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस दी हुई है. तो मतलब अगर हमारे पास 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस हो, है ना, तो उसको कितना ग्राम ऑक्सीजन गैस का रिक्वायरमेंट होता है? उसको रिक्वायरमेंट होता है 8 ग्राम, 8 ग्राम ऑक्सीजन गैस, है ना. तो वो पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में कि हमें 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस दी हुई है तो कितना ग्राम ऑक्सीजन उसको चाहिए होगा? ऑब्वियसली 3 × 8 ग्राम ऑक्सीजन उसको चाहिए होगा. 3 × 8 ग्राम ऑक्सीजन मतलब कि 24 ग्राम जो होगा O2 गैस का रिक्वायरमेंट होगा, जिससे 3 ग्राम ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस कंप्लीटली क्या हो जाए, उससे कंबाइन कर सके और क्या फॉर्म कर सके, H2O का कंफॉर्मेशन कर सके. ऑल राइट, आई थॉट दिस मच बी वेरी मच क्लियर टू यू. आपको दोनों लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब एंड ये एग्जाम्पल्स वेरी मच क्लियर हो गए होंगे. दिस इज डन विद दिस सेशन. नेक्स्ट सेशन में हम लोग और भी काफी चीजें लेकर आएंगे और चैप्टर को फर्दर कैरी ऑन करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो स्टे ट्यून्ड. दिस इज डन विद टुडेज क्लास. थैंक यू सो मच.